अपने माननीय महाराज जी से, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा कला एवं शिल्प महाविद्यालय बहुत सी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और वो बहुत इंडिपेंडेंट एक विभाग हुआ करता था, उसका अपना बजट हुआ करता था, उसका सब कुछ था कि उसको पहले तो यूनिवर्सिटी से वापस इंडिपेंडेंट किया जाए, जिससे कि हम अपने विभाग को अपनी पुरानी मूल्यों से, पुरानी परंपराओं को लेकर के चल सके और उसको उस तरह से निभा सके। कला एवं शिल्प महाविद्यालय से सन 91 में मैंने एक डिग्री लेकर के बाहर निकला। वहां से पहली नौकरी मुद्रा एजेंसी में करी। जो पहली कमाई, पहली नौकरी या पहला प्यार, वो एक ऐसी चीज होती है जो आदमी कभी नहीं भूलता। एक महीने बाद जब 7,000 रुपए मिले तो शायद मैं सबसे अमीर आदमी, मैंने उसी दिन अपने आप को महसूस किया था। उसके बाद आज तक नहीं किया। अरे पिताजी के एक दोस्त थे मिस्टर AB मनकापुरे, तो वो NCERT के चीफ आर्टिस्ट थे। आपने पढ़ा होगा अष्टावक्र के नाम से, जो 8 जगहों से टेढ़ा था। कहा जाए तो लमसम वैसे ही थे, साउथ इंडियन थे। तो 26 जनवरी में जितनी झांकियां निकलती हैं, 25% विभागों की झांकियां वही डिजाइन करते थे। होता क्या है कि आर्टिस्ट का मतलब कि कुर्ता पहने हो, जीन्स पहने हो, कुर्ता फटा हो, एक झोला हो, उसमें ब्रश हो। आर्टिस्ट समय के साथ अपने आप को हम आर्टिस्टों ने चेंज नहीं किया। एक फोटोग्राफर जो एक मशीन से खींच करके वो बहुत इज्जत कमा सकता है, और एक कलाकार जो अपने हाथ की धड़कनों को रोक करके एक सीधी रेखा खींचता है या एक पेंटिंग बनाता है, हूबहू सामने का उसे कलर से बना देता है, उसकी अहमियत उतनी नहीं होती। क्यों? हम एक लैंडस्केप एक आर्टिस्ट बनाता है, उसकी कीमत है 4,000, और एक फोटोग्राफर ने उसी फोटो खींच करके बढ़िया दे दी और 450 में, तो 450 क्यों लगा लेगा? जो कॉलेजेस हैं उन्होंने आर्टिस्ट बना के तो निकाल दिए, लेकिन ये करेंगे क्या, इसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। अगर कॉलेज ऑफ आर्ट का देखा जाए तो बहुत ही पुराना इतिहास रहा है उसका, और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे नाम भी निकले हैं। धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि बहुत सर्वाइवल मोड में आ चुका है कि वीराना सा लगता है, खंडहर जैसे लगता है, बच्चे कहीं इधर उधर खड़े हैं। देखिए, एज ए आर्टिस्ट मैं किसी चीज से दूर रहने की सलाह कभी नहीं दूंगा। एक हाथ का काम ऐसा है जो पूरी जिंदगी जीवित रहता है, वो ताउम्र जिंदा रहेगा। AI आए, कोई आए, सब खत्म हो जाएंगे। सही। नमस्कार, आज हमारे बीच में है श्री शशिभाल सिंह। ये यहाँ के जो क्रिएटिव सर्कल है उसमें ये खुद भी आर्ट कॉलेज से पास आउट हैं, और उस समय के पास आउट है जब हम लोग पैदा हुए थे। तो इतना लंबा अनुभव है, आज इनसे ही इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मन्नू, देखो उतना बड़ा नहीं हूँ जितना आपने बना दिया है मुझे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हूँ। मैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय से सन 91 में मैंने एक डिग्री लेकर के बाहर निकला। वहां से बड़ी आशाएं थी, बड़े सपने थे, हर आदमी के अंदर होते हैं और लेके निकलता है अपनी जिंदगी के लिए। वही लेके मैं भी निकला। मैंने आर्ट्स कॉलेज छोड़ के मैं दिल्ली चला गया। फिर वहां पर एक मुद्रा एड एजेंसी थी, उसमें मैंने नौकरी ज्वाइन करी। पहली नौकरी मुद्रा एड एजेंसी में ज्वाइन करी, और उनका हेड ऑफिस बॉम्बे में था। बड़ी एजेंसी है। तो उस समय उन्होंने मुझे सन 91 में सितंबर में उन्होंने मुझे 7,000 रुपए महीने में देने का वादा किया। और यकीन जानो, एक महीने बाद जब 7,000 रुपए मिले तो शायद मैं सबसे अमीर आदमी, मैंने उसी दिन अपने आप को महसूस किया था। उसके बाद आज तक नहीं किया मैंने। अरे उसके बाद फिर मेरे पिताजी के एक दोस्त थे मिस्टर AB मनकापुरे, तो वो NCERT के चीफ आर्टिस्ट थे। अच्छा। तो वो NCERT में सारी बुक्स पब्लिकेशन का वो आर्टिस्ट थे, सीनियर आर्टिस्ट थे, और एक बेहतरीन कलाकार। तो वो उस समय जो 26 जनवरी में जितनी झांकियां निकलती हैं,
वो उसमें से 25% झांकियाँ। 25% विभागों की झांकियां वही डिजाइन करते थे। अच्छा। हाँ, और उसमें एक झांकी एस्क्यूट भी करते थे, जो होती थी हॉर्टिकल्चर की। अच्छा। तो करीब मैंने 2 साल उनके साथ भी काम किया। तो उस समय जंगल बुक बहुत चला था, 92 में के हाँ। आसपास। तो उसमें हमने उस साल जंगल बुक का पूरा सीन बनाया था। अच्छा। जिसमें मोगली था, सब थे, सब पूरा। हम्म, तो इस तरह से वो उन्होंने करीब 35,000 लैंडस्केप्स वाटर कलर में बनाए थे, और हर लैंडस्केप में मतलब लगता था जैसे इसमें से कुछ अलग सी विधा है। अच्छा। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, और वो एक नंबर के फोटोग्राफर थे, जबकि फोटोग्राफी की उन्होंने कभी शिक्षा नहीं ली। और क्रिएटिव आदमी तो और वो भी जिद में बने। एक दिन वो काम मांगने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं गया, तो उन्होंने कहा आइएगा, 12 बजे आ जाइएगा, मैं आपसे मिलूंगा, आप बहुत बड़े काबिल हैं, और ये है वो है। जैसे ही उनके ऑफिस में गए, तब तक एक बहुत बड़े फोटोग्राफर आ गए। अच्छा। तो उसने कहा आप प्लीज रुक जाइए मनकापुरी जी, आप आइए। उनके साथ बैठ कर उन्होंने चाय पी, उनसे बात करी, इनको 2 घंटा इनको इंतजार कराया। अरे। ये वहां से उठ के चले आए, और उन्होंने कहा कि मैंने यकीन जाना उस दिन सारे लैंडस्केप, सारी पेंटिंग्स रैप करी और टाड़ में फेंक दी। उसने कहा आज के बाद नहीं हो। हम पेंटिंग्स नहीं करेंगे, अब हम फोटोग्राफी करेंगे। सही है। अगर इज्जत इसमें है तो यही करूंगा मैं। सही है। और उनका दावा था कि रोज 4 घंटा 6 महीने तक मैं फोटोग्राफी में बोल सकता हूँ। तो मतलब बेहतरीन कलाकार। और वो और दादा कोट के एक ही गांव के अड़ोसी पड़ोसी थे। अच्छा। तो उन्होंने हम लोग को वो जगह भी दिखाई कि जहां पर कह रहे थे कि एक बेंच दिखाई दिल्ली स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, जिसके नीचे वो सोते थे रात में। अच्छा। तो वो दादा कोट के साउथ से भाग के आए दिल्ली। दिल्ली में रहे, ये दिल्ली में रह गए, और दादा कोट के बॉम्बे चले गए। फिर उन्होंने पिक्चरें वगैरह बनाई, वो 2 अर्थी वाली, तो वो सब करते रहे, ये यहाँ रुक गए। तो मतलब इस तरह के लोगों के साथ मैंने काम किया। फिर एक सुल्तानपुर में एक डच गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, उसमें चलाया। और उसके बाद फिर जो बैक हुआ, फिर लखनऊ आकर के एनजीओ के साथ उनकी प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, ट्रेनिंग वगैरह सब मैं करता रहा। तो अभी आपने जैसे बोला था वो 7,000 जो सबसे पहले, अब हाँ, उसका क्या क्या किया आप? नहीं, उस 7,000 का तो मुझे 2 दिन तो लग गए कि मैं करूंगा क्या। फिर उसके बाद जो आड़ा तिरछा खर्चे किए हैं मैंने, कि बस में चलते थे हम लोग, उस दिन भाई 1-2 बार टैक्सी भी कर ली, और ये सब कर लिया, वो सब कर लिया। तो वो बेसिकली 7,000 रुपए 20 दिन में खत्म हो गए थे। उसके बाद फिर धीरे 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 करते रहे। लेकिन मेरा ये कहने का आशय ये था कि जो पहली कमाई, पहली नौकरी या पहला प्यार, वो एक ऐसी चीज होती है जो आदमी कभी नहीं भूलता, वो कोई भी हो। सही है। लेकिन आजकल के जमाने में वो एक आर्टिस्टों को वो प्लेटफॉर्म मिल नहीं पा रहा है। मे बी कि वो मतलब होता क्या है कि आर्टिस्ट का मतलब कि कुर्ता पहने हो, जीन्स पहने हो, कुर्ता फटा हो, एक झोला हो, उसमें ब्रश हो, यही सब हो। तो होता क्या है कि हम आर्टिस्ट समय के साथ अपने आप को, हम आर्टिस्टों ने चेंज नहीं किया। अच्छा। जिसकी वजह से हम बैकफुट में जाते चले गए। एक फोटोग्राफर जो एक मशीन से खींच करके वो बहुत इज्जत कमा सकता है, और एक कलाकार जो अपने हाथ की धड़कनों को रोक करके एक सीधी रेखा खींचता है, या एक पेंटिंग बनाता है हूबहू सामने का, उसे कलर से बना देता है, उसकी अहमियत उतनी नहीं होती। क्यों? ये एक सवाल है। इसलिए नहीं होती कि प्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं है, आदमी को उस हिसाब से मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, या आवाम उसको उतनी अहमियत नहीं देती है। अब अहमियत क्यों नहीं देती? भाई आवाम तो आवाम है, कोई बढ़िया चीज मिल रही क्यों नहीं देती? उसका कारण मुझे आज तक ये लगा कि उसकी आय कहीं ना कहीं घूम करके लाइवलीहुड पे बात आ जाती। सही, सर्वाइवल। हम अगर बहुत अमीर हैं
हम अगर बहुत अमीर हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो हम फिर कीमती चीजों को पसंद करना चालू करेंगे। बिल्कुल। हम एक लैंडस्केप एक आर्टिस्ट बनाता है, उसकी कीमत है 4,000 रुपए, और एक फोटोग्राफर ने उसी फोटो खींच करके बढ़िया दे दी और 450 में, तो 450 क्यों लगा लेगा, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है। तो एक तो बात यहाँ टिकती है कि आवाम कैसी है, जो हमारा ऑडियंस है वो कैसा है, बिल्कुल। कि वो उसको अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं। तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर आर्टिस्ट कैसे चेंज होगा, कि उसका भी तो सर्वाइवल है ना। सही है। तो वो कैसे सर्वाइवर करेगा, इस पे किसी ने काम नहीं किया, सरकारों ने इस पे नहीं सोचा। और इस पे जो कॉलेजेस हैं, हाँ। उन्होंने आर्टिस्ट बना के तो निकाल दिए, वही। लेकिन ये करेंगे क्या, इसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, इसी पे चर्चा करना चाह रहे थे। जैसे अगर कॉलेज ऑफ आर्ट का देखा जाए तो बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है उसका, बहुत पुराना इतिहास रहा है उसका, और वहाँ से बहुत अच्छे-अच्छे नाम भी निकले हैं। लेकिन अभी तो वो जहाँ वहाँ पे अगर कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ जाइए आप, तो वो धीरे-धीरे ऐसे लग रहा है कि बहुत सर्वाइवल मोड में आ चुका है, कि मतलब वीराना वीराना सा लगता है, खंडहर हाँ। जैसे लगता है, बच्चे कहीं इधर-उधर खड़े हैं। हाँ। तो क्या लगता है, ये क्या सरकारों की पॉलिसी ऐसी गड़बड़ रही है कि आर्टिस्ट देखिए, खुद को नहीं, जो वहाँ के एल्यूमनाई हैं उन्होंने कभी उस डायरेक्शन में नहीं सोचा, मतलब क्या ये सारे रीजन क्या लगते हैं इस तरीके का? पहले तो मैं आपको कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बारे में हाँ। कुछ बताता हूँ। हाँ। ये वो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है जो हमारी यूनिवर्सिटी से पहले का है। बिल्कुल। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से पहले का है, पहली चीज। बिल्कुल। दूसरी चीज, वर्ल्ड के रिनॉन्ड आर्टिस्ट हमारे यहाँ थे। वही। असित कुमार हल्दर, विश साहब थे जो पद्मश्री हैं, बद्री साहब थे, वॉश टेक्निक, वॉश पेंटिंग का सबसे बड़े आर्टिस्ट जो भी थे, आर्ट्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में थे। और यहाँ के पवार साहब जो स्कल्पचरिस्ट थे, वो बेहतरीन कलाकार थे, बहुत सारे जितने। और भगवान की दया ये थी कि जब मैं वहां छोड़ा, सारे आर्टिस्ट थे। अच्छा। हाँ, मैं आखिरी बैच का 91 बैच का आखिरी बंदा हूँ कि जिसमें सारे आर्टिस्ट थे। उसके बाद से धीरे रिटायर होते गए, किसी की डेथ हो गई, किसी कुछ हो गया। तो बेसिकली इसका बहुत बड़ा रुतबा था। और यहाँ तक कि ये जो कलकत्ता में जो है इनका टैगोर साहब का, मतलब उनका रुतबा भी बहुत ज्यादा है। वो लोग अपने आप को जैसे अमेरिकन कहते हैं फर्स्ट ब्लड, तो वैसे ही शांति निकेतन लोग कहते हैं हम सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब जो काम में अगर जाइए तो मतलब लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का बहुत नाम बहुत ऊपर, बहुत आदर से लिया जाता था। धीरे धीरे इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, सब हुआ। फिर उसमें अब पुत्र मोह में या भाई मोह में गलत सलत अपॉइंटमेंट करके हमारे गुरुजन चले गए, और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी ने इसको टेक ओवर कर लिया। अब एक पैसा भी चाहिए होता है तो यूनिवर्सिटी कहती है अच्छा 10 रुपए का बिल वाउचर अलाउ में दे रही है, तुम खर्च कर लो। तो इस तरह से धीरे धीरे वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई, और बाहर से आए हुए आर्टिस्ट वगैरह वहाँ के टीचर्स हो गए। तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि उनके अंदर मोह नहीं बचा है। जब आप दीवारों से प्यार ही नहीं करते तो आपको उससे क्या अटैचमेंट होगा। घर खंडहर हो जाएगा, लोग चले जाएंगे। तो बहुत सारी राजनीतिक दिक्कतें हैं, बहुत सारा मतलब वही पॉलिटिक्स है। तो अगर 91 याद आ रहा है तो हमको लग रहा है काफी हद तक ये वो वाला दौर भी रहा जब बाबरी मस्जिद आई और हटी, और उसके बाद एक समाजवाद का दौर लखनऊ ने खास करके देखा, समाजवाद और बसपा मुख्य रही अगर देखा जाए तो उसके बाद से। तो क्या प्रशासनिक तौर पे भी चीजों को बहुत इग्नोर किया गया कि ये केवल वहाँ के ही लोगों की जिम्मेदारी रही? नहीं। इसमें दो तीन चीजें थी कि जैसे कलाकार तो बड़ा भावपूर्ण होता है। तो जैसे बहुत सारे उसमें टूटी, बाबरी मस्जिद टूटी, ये सब टूटा, तो उसमें कलाकारों ने भी बहुत सारा, अब वो तो लड़ाई तो करेगा नहीं ना, वो तो पेंटिंग्स बनाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें करेगा। तो आर्टिस्टों ने बहुत सारी चीजें करी, इनका अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। आर्ट्स कॉलेज के जो निकले हुए कलाकार या उसमें जो पढ़ रहे थे, उन्होंने समय समय पर अपना
पूरा योगदान दिया, लेकिन इसमें प्रशासनिक रूप से, असल में प्रशासनिक क्या, इस जैसे सरकार का क्या है कि सरकार जो चीज से सरकार को फायदा है, जिससे आवाम ज्यादा हिट होगा, उसको तो उठा लेती है। लेकिन सरकार, कोई भी सरकार हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सरकार कभी भी भावना प्रधान नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार जैसे अब वो ओडीओपी स्कीम नहीं ओडीओपी स्कीम्स वगैरह चलाएंगे, जैसे वो जो, अरे मतलब शैली जो नहीं होती, वो कौन सी चिकनकारी, नहीं वो जो मतलब जैसे बिहार की थी ना जो मधुबनी, अब मधुबनी का एकदम से हल्ला हुआ। मधुबनी गांव में लोग चित्रकारी करते थे ना, तो बहुत पढ़े लिखे तो होते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये एक विधा थी, एक कलाकार सीधे सीधे आपको सामने बैठा करके हूबहू आपको बना रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं। सही है। तो क्या हुआ कि उन्होंने आवाम को जोड़ने के लिए कि नहीं मधुबनी है और ये पूर्वांचल की और इधर दक्षिणांचल की इनकी, और उसमें ये योजनाएं वो योजनाएं, ये जब करते रहे, लेकिन जो वर्तमान के कलाकार थे वो उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या दर्शाना है? ये केवल आप अपनी सहूलियत के लिए कि उनको अगर हम पैसा देंगे तो हमको वोट देंगे। वही, हाँ, वहाँ पे एक ट्राइबल बेस पूरा कम्युनिटी दिख जाती है, वो एक वोट बैंक की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ सिंगल एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट होता है जो अपने लिए सर्वाइवल कर रहा है। ट्राइबल के लिए आप काम कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है और आपको करना चाहिए। लेकिन उस ट्राइबल के साथ साथ आप ये भी तो देखो ना कि जो सीधे सीधे समाज को देने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय अगर क्रिएटिव फील्ड की ही बात करी जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं वेस्टर्न कंट्री के, या फिर उनके वहां से हम लोग आर्ट डायरेक्टर ले आके आते हैं, या फिर कोई भी क्रिएटिव चीजों के लिए हम लोग लेके आते हैं वहां से, और उनको रिकॉग्निशन भी देते हैं। लेकिन जब यहाँ का आर्टिस्ट, बात यहाँ की आती है तो कहते हैं हाँ देख लेंगे। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब अब इसको या तो सीधे सीधे जैसे ये डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं वैसे कलाकार बन रहा है, वही तो जो उनके साथ कर रहे हैं वही आप उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर इंजीनियर के लिए तो स्कोप है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी के पेट में दर्द हुआ, चिरवाना है, भैया आना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। लेकिन आर्टिस्ट के पास कोई थोड़ी ना आएगा जब तक कि उसको पसंद नहीं होगा या उसकी कैपेसिटी में नहीं होगा। तो मुझे लगता है सरकार को इस पे अलग से अटेंशन पे करना चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए इनके कोर्सेस में मूलभूत बदलाव करने चाहिए। अब अभी भी हाथ से सिखा रहे हैं जो कि पूरा कंप्यूटराइज हो चुका है। सही बात है। तो आप कंप्यूटर कोर्सेस आप यूज ही नहीं कर रहे, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर कोर्स आप दे ही नहीं रहे उनको। वही तो एक तो पुरानी विधा वो आपको बचानी है, प्लस उसको नए टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ना है। तो नए टेक्नोलॉजी जोड़ नहीं रहे, पुरानी विधा को सिखाने के लिए आर्टिस्ट नहीं बचे। तो जो इस समय बच्चे निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? 0 बटा सन्नाटा, वो कुछ नहीं करना है। ना वो पुराने में ट्रेंड हो पा, बस जाके डाटा ऑपरेटर बन जाना है, कंप्यूटर से सीधे वही जो करना है वो करके बस खत्म कर देना। तो अगर देखा जाए तो ये जो एक लूप में फंस गया है, अगर देखा जाए सारा मामला, तो आपको लगता है कभी बाहर निकल पाएगा? क्या सुझाव देना चाहेंगे अगर इससे बाहर निकालना है? हर चीज परिवर्तन तो नियम है। इस धरती पे जो चीज हो रही है वो परिवर्तित होगी। बिल्कुल। ये क्रिएटिविटी कभी नहीं खत्म होगी। राइट। ये कभी खत्म नहीं हो सकती। जो गॉड गिफ्टेड हैं या जो बने हुए हैं वो आएंगे, वो फाइट करेंगे, काम करेंगे। सिस्टम में क्या सिस्टम में इनको, मुझे लगता है कि इनको बहुत ज्यादा चेंजेस करने चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो आर्टिस्टों को इस पे खड़े होना चाहिए। जितनी सोसाइटीज बना रखी जो हैं उनको खड़ा होना चाहिए, बस मेरा मानना है। जैसे भानु भैया जो हैं वो नए आर्टिस्ट के साथ मिलके उनके लिए प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करते हैं, उनके लिए एग्जीबिशन वगैरह भी प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, अपनी तरफ से बहुत वॉलंटियर करते हैं, और एक पूरा इनका जो भी अपनी तरफ से नेटवर्क होता है उसकी हेल्प करते हैं। तो आप भी अगर एक अच्छे नए यंग आर्टिस्ट हैं तो आप भी अपने कमेंट में लिख के भानु भैया से क्वेश्चन पूछ सकते हैं
ये जो आप एग्जीबिशन वगैरह नए बच्चों के साथ लगाते हैं, हम लोगों ने एक कला समागम के नाम से एक एलुमनाई एसोसिएशन करके कला एवं शिल्प महाविद्यालय के ही कैंपस के नाम से रजिस्टर्ड करी हुई है, जिसपे हम लोगों ने अभी अपने कॉलेज के 111 साल होने के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम भी किया था। वो काफी बड़ा प्रोग्राम था और उसके बाद एक दो एग्जीबिशंस करी, ज्यादा काम तो नहीं कर पाए क्योंकि उसमें सब हम ही लोग हैं और बच्चे भी हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा काम तो नहीं कर पाए, लेकिन हम बहुत जल्दी उसको फिर से चालू करेंगे। अभी हम लोगों ने बात भी करी, एक दो मीटिंग्स भी करी, उसमें काफी सीनियर लोग भी हैं। उसके बजट के लिए भी हम सोच रहे हैं कि कहीं से हमारा बजट भी आए, तो उसमें करना तो है ही है। बिल्कुल। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, किसी दिन इसमें स्पीड भी पकड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ। और उसमें बहुत सारे हैं, उसमें जैसे बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो गुमनामी में जी रहे हैं, उनको उनके कामों को एग्जीबिशन के द्वारा कैसे भी करना है, जो असक्त हैं उनको मनी वाइज या कैसे भी सपोर्ट करना है। तो इस तरह से पूरे ऑल इंडिया से जो भी कलाकार हैं, जो भी किसी भी विधा पे अपने में मास्टर हैं, योग्य हैं, उनकी चीजों को लाना है। बिल्कुल। और धीरे धीरे सारे जो नए बच्चे हैं तो उनसे बहुत थोड़ा पैसे ले लेते हैं कि जैसे 500-500 रुपए सबने दिया, हमने एक बड़ी एग्जीबिशन करी, सबने लगा दी, और थोड़ा 4-5, एक बार तो तुम भी गए थे उसमें देखने के लिए, तो मजा आता है। छोटे छोटे बच्चे, अब मेरे ख्याल से मेरे बेटे से भी छोटी बच्ची थी एक, जिसने गणेश जी बहुत बढ़िया बनाए थे। तो अब मुझे लगता है कि इसी तरह से चले तो सारे यूनाइट होंगे, तो एक जिंदगी में नसों में एक नई ताजगी आएगी। बिल्कुल। हम भी लगेंगे कि अभी हम वैसे ही हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आप लोग सब जुड़िए कला समागम के नाम से, उसके आइए, बैठिए, बात करिए, देखिए, बिल्कुल करते हैं कुछ। तो अगर देखा जाए तो इस समय एआई भी आ चुका है और टेक्नोलॉजी, फोटोशॉप में मतलब बाकी और टूल्स पहले से थे, तो आर्टिस्ट के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि इनसे दूर रहे, इनके साथ चले, या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि योगी जी वगैरह जो अपने सीएम हैं उन तक आप अपना कुछ सुझाव की एक लिस्ट लेके पहुंचे हैं और कम से कम उन्हें बोलें कि हाँ हम... देखिए एज ए आर्टिस्ट मैं किसी चीज से दूर रहने की सलाह कभी नहीं दूंगा। इसका मतलब कि हमारे अंदर कमी है, हम एआई का भी यूज करेंगे ना, बिल्कुल, लेकिन एआई का यूज करने के बाद हमको तुरंत बहुत अरे क्या बना दिया भाई, वाह 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 वाह, उसमें जा करके अगर हमने अपने हाथ के काम को रोक दिया तो वहां से आप खत्म हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमको हर विधा अपनानी है, हम हर विधा अपनाएंगे और अपने हाथ को भी इतना मजबूत, क्योंकि हाथ का काम ता उम्र जीवित रहता है। एक हाथ का काम ऐसा है जो पूरी जिंदगी जीवित रहता है। रेनॉर हो, मोनेट हो, कोई हो, हुसैन साहब हो, उनका जो काम हाथ का है वो ताउम्र जिंदा रहेगा। एआई आए, कोई आए, सब खत्म हो जाएंगे। सही। बस मेरा कहना यही। तो कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप सीएम वगैरह तक, ऐसा कभी सोचा है कि ले जाना? अरे महाराज जी तो खैर बहुत बढ़िया आदमी हैं और हो सकता है उनका ध्यान ना गया हो इस पे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और जिन जिम्मेदारियों को लेके चल रहे हैं हो सकता है कि इस पर ना बहुत ज्यादा ध्यान ना दे पाए, लेकिन मौका मिलेगा तो हम उनसे जा करके अपना इसके बारे में कुछ दो शब्द जरूर बोलेंगे, उनसे बोलेंगे, बताएंगे, और अगर वो कर पाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। तो अभी अगर इसी पॉडकास्ट के माध्यम से अगर ऐसा लगता है कुछ बातें आप अपने माननीय महाराज जी से, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा कला एवं शिल्प महाविद्यालय बहुत सी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और वो बहुत इंडिपेंडेंट एक विभाग हुआ करता था, उसका अपना बजट हुआ करता था, उसका सब कुछ था, और वहां पर करीब 70-80 साल के पुरानी पॉट्स वगैरह बने हुए, बहुत सारी बहुत महंगी और बहुत बहुमूल्य पेंटिंग्स वगैरह रखी हैं। आज की डेट में वो यूनिवर्सिटी के पूरे विश्वविद्यालय के पूरे अधीन हो गया है, और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय उसके जो एग्जाम्स, बच्चों की एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कराता है, वो भी पिछली बार तो उसने हाई स्कूल इंटर के मार्क्स देख करके कर दिया, जबकि टेक्निकल
कला विद्यालय है, इसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग से लोगों को लिया जाता है। तो इस तरह की मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं कि उसको पहले तो यूनिवर्सिटी से वापस इंडिपेंडेंट किया जाए, जिससे कि हम अपने विभाग को अपनी पुरानी मूल्यों से, पुरानी परंपराओं को लेकर के चल सके और उसको उस तरह से निभा सके। बस यही मेरा एक अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से। जैसे हमारी जो राज्यपाल साहिबा भी हैं, जी, मतलब जी। श्री आनंदी पटेल जी, जी। वो भी यूनिवर्सिटी से उनका बैकग्राउंड रहा है, वो भी बहुत अपने आप में क्रिएटिव है, जी। और मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय काफी हद तक देखती है, क्या उन तक नहीं, हम लोग एक बार गए थे उनके पास, और हम लोग फिर जाने, कोई राज्यपाल सीधे कनेक्टेड होता है विश्वविद्यालय से, हाँ, और हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि उनको एक ज्ञापन दे के आए कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इस समय वो विभाग कला एवं शिल्प महाविद्यालय एक आम विभाग की तरह ट्रीट किया जा रहा है, आम विभाग की तरह चलाया जा रहा है। जैसे इतिहास का विभाग है, जैसे भूगोल का विभाग है, जैसे विज्ञान का विभाग है, वैसे ही एक कला का विभाग चलाया जा रहा है, जिसमें उसके लिए बनाए गए किसी भी प्रकार के नियमों का पालन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। और ये तभी हो पाएगा जबकि उसका बजट से लेकर पहले की भांति अलग कर दिया जाए। बस। धन्यवाद। आप भी अपना जो भी कमेंट हो आप दीजिए, उम्मीद है आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा भानु भैया से इस टॉपिक पे बात करके। नमस्कार।